नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर द एडू न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक छोटे से सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन, संविधान सभा क्या है, क्यों बनी, उसका गठन किस प्रकार बनी, फिर संविधान सभा का कार्य क्या है, फिर सदस्यों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, माने कौन कौन से सदस्य थे उसमें, और कुछ सदस्यों संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य भी है जिन पे हम चर्चा करेंगे। फिर महत्वपूर्ण तारीख, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महत्वपूर्ण तारीखें कौन, किस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, किस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, इस तरह की तारीखों की भी हम चर्चा करेंगे। फिर महत्वपूर्ण समितियाँ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियाँ थीं जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो इस पूरे प्रकरण को हम प्रारंभ करें उससे पहले आइए कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, ताकि यह विषय, ये टॉपिक थोड़ा रोचक, इंटरेस्टिंग हो जाए हमारे लिए और समझने में थोड़ी मदद मिले, आसानी भी हो जाए हमें। तो बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो भारत में अंग्रेजी शासन उस दौर में चल रहा था, यानी 1940s के डेकेड से, ज़्यादा पुराना नहीं जाएंगे, 1940 के दशक से हम चर्चा करना शुरू करेंगे कि भारत में अंग्रेजी शासन का दौर चल रहा था और ब्रिटेन जो है अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी। शुरुआत में स्थिति थोड़ी नाजुक होने के बाद अंततः ब्रिटेन विजयी तो हुआ, लेकिन युद्ध में उसको भारी नुकसान हुआ और भारी नुकसान होने की वजह से अब वह इस स्थिति में नहीं रहा कि वह बड़े बड़े अपने कॉलोनीज यानी कि उपनिवेशों को संभाल पाए, उनका प्रशासन चला पाए। अतः नई शक्तियों, इसके कमज़ोर होने के बाद नई शक्तियों का उद्भव हुआ, जैसे यूएसए, यूएसएसआर। तो इनका भी दबाव पड़ने लगा कि भाई आप क्या करिए, जितने भी उपनिवेश आपने बना रखे हैं उनको आज़ादी यानी स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। औपनिवेशीकरण का दौर चला। साथ ही अन्य जो पॉइंट हैं कि और क्या हो रहा है ब्रिटेन में, तो भी अपनी को इस तरह से ये घटनाएं तो हो रही है। लेकिन जब युद्ध जीत जाने के बाद 2 माह के बाद क्या हुआ, जुलाई में आम चुनाव हुए ब्रिटेन में, जिसमें विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, उनकी हार हो गई, जो कि उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में वो प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल हार गए। फिर उनके बदले में कौन आया सत्ता में, क्लीमेंट एटली, वो जीत गए, लेबर पार्टी के थे। इनकी जीत सुनिश्चित होते ही इन्होंने भारत को आज़ादी देने की घोषणा की और यह भी घोषणा की कि भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, इसके लिए बहुत गंभीरता से काम करते हुए भी उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 बनाया और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। उस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये तो थी ब्रिटेन में उस समय जो घटनाएं घटी उसकी। अब इसी समकक्ष अगर हम देखने का प्रयास करें तो भारत में क्या हो रहा था, 40 के दशक के आसपास भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था अपने पीक पर था। ठीक, 1942 इसका सबसे आखिरी या भारत छोड़ो आंदोलन जो था, जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस ने, सबने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग को अपवाद स्वरूप अगर छोड़ भी दें तो राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। राष्ट्रवाद पांव इस कदर पसार चुका था कि वह रिन यानी रॉयल इंडियन नेवी तक में इसके असर दिखने लग गए थे। इसमें बगावत हो गई, जो भारतीय सैनिक इसमें कार्य करते थे, जो कार्यरत थे, उन्होंने बगावत कर दिया। जैसे कुछ नाम है, जैसे सिग्नलमैन MS खान और टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह इसके मुख्य लीडर रहे, इनकी अगुवाई में बगावत हो गई। फिर नेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत में अब बगावत हो गई, ये तो युद्ध के आखिरी की दौर की बात थी, 1945-46 में ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि ब्रिटेन भारत को संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हो गया और भारत को आज़ादी देने तक के लिए तैयार हो गया। तो जैसे कि 2 कारणों की चर्चा हमने पहले की, एक तो खुद ही कमज़ोर हो गया था और दूसरा क्या था कि जो दूसरे नए प्लेयर्स उभर कर आए थे वैश्विक पटल पे, अब वो दबाव बनाने लगे। चलिए, तो ये 2 कारण तो थे उसके। लेकिन 1940 के दशक के आसपास भारत में क्या हो रहा है, तो भारत में ब्रिटेन ने काफ़ी कोशिश की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत से सहयोग लिया जाए, सहयोग प्राप्त किया जाए, जो कि भारत बिल्कुल सहयोग करने के मूड में नहीं था। कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, ना कांग्रेस से मिल रहा था, ना भारतीय आम जनता से मिल रहा था। तो वही सहयोग प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में चर्चिल द्वारा 1942 में। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जाइए, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करिए, उनको मनाइए किसी तरीके से, भारतीय कांग्रेस को मनाइए, मुस्लिम लीग को मनाइए, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे बात करिए, उनको समझौते पर ले आइए और ऐसा बताइए कि भारत को क्या करना है, ब्रिटेन का समर्थन करना है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। स्थिति थोड़ी नाजुक थी और साथ ही साथ ये डर भी था ब्रिटेन को कि कहीं भारत पर जापान आक्रमण न कर दे। उसके वजह से भी
अन्य उसके जो सदस्य देश थे, उसके मित्र देश थे ब्रिटेन के, जो युद्ध में उसके साथ लड़ रहे थे, उन्होंने ये उनको दबाव बनाया कि भारत का सहयोग आपके लिए ज़रूरी है, नहीं मिल पाया। फिर वेवेल योजना की अगर हम बात करें तो 1943 शिमला समझौता, ये भी फेल हो गया। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जाइए, मतलब करना क्या था, वेवेल जो थे कि वायसरॉय थे, जिनको कि लॉर्ड लिन लिथगो के बाद बनाकर भेजा गया था। वेवेल, उन्होंने एक योजना तैयार की मिल करके, और उसी को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता, शिमला में इकट्ठा हुए थे लोग, गर्मियों का मौसम था, सभी लोग, अंग्रेजों की सरकार 6 महीने शिमला से चलती थी गर्मियों में, तो शिमला में बुलाया गया, सबको बातचीत हुई, लेकिन कोई खास उसमें से भी आउटकम निकल कर नहीं आया, तो इसको भी विफल मान लिया जाता है। फिर लास्टली हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन, अच्छा भारतीयों की मांग क्या थी इसमें, भारतीयों की मांग थी कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, जो कि क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात कही जा रही थी। हमने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपना स्वायत्त संविधान बनाने के लिए एक सभा भी चाहिए। तो स्वायत्त संविधान बनाने की बात पर तो लगभग लोग राजी थे, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता के मुद्दे पर मामला अटक जा रहा था। ठीक, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो यह गतिरोध भी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर बढ़ गया। लेकिन अब दूसरा ही गतिरोध शुरू हो गया, जो मुस्लिम लीग से था। मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी, वो अलग पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। तो ये एक राजनीतिक गतिरोध आपस में बना हुआ था। खैर, कैबिनेट मिशन पर आते हैं, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। स्टफर्ड क्रिप्स, हाँ जी हाँ, क्रिप्स फिर से 1946 में, इस बार क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनते हैं, और उन स्टफर्ड क्रिप्स, फिर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों की अगुवाई में एक मिशन भेजा गया, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया भारत में, जिसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। ये तीनों कैबिनेट के मंत्री थे क्लेमेंट एटली के, इसलिए कैबिनेट मिशन के नाम से भी 1946 के नाम से भी इसे जाना जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि आखिर उनका उद्देश्य क्या था। जैसा कि उद्देश्यों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं कि इनके 3 उद्देश्य थे। इनको आना था भारत में स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार करने की, भारत को कैसे हम स्वतंत्रता देंगे, अंतरिम सरकार बनाने की क्या योजना होगी, साथ ही साथ संविधान सभा को कैसे गठित करेंगे जो आगे भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। ये इन सभी के लिए इनको योजना तैयार करनी थी, भारतीयों के साथ मिलकर, भारतीय नेताओं के साथ वार्ता करके इन्हीं तीनों मुद्दों पर इनको योजना बनानी थी। तो ये तो हो गया कुछ बैकग्राउंड उसका। अब आते हैं हम परिचय पे। संविधान सभा, जैसा कि हमने बात करी कि संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित एक प्रतिनिधि सभा थी, और इसका गठन 1946 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों के लिए संविधान तैयार करना। हाँ, ये तथ्य जो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण तथ्य कई बार हो जाता है, पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, कि इसको तैयार करने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए, अब कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी, सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुसार, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने बताया कि कुल सीटों की संख्या कितनी की जाएगी, कुल सीटों की संख्या की जाएगी 379, 389 ही क्यों, क्योंकि उस समय भारतीय जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। उस हिसाब से ये अनुमान, उसके अनुसार यह हिसाब लगाया गया कि एक प्रतिनिधि प्रति 10 लाख पर होंगे। उस हिसाब से 379 का इनको गणित समझ में आया, इन्होंने 379 सीटों की संख्या तय कर दी। लेकिन 379 सीटों में 296 जो सीटें थीं, 296 सीटें वो थी, 296 सीटें थी जो अंग्रेजी शासन, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थे, ये 296 सीटें उनके लिए थीं साथ ही, और इनका चुनाव होना था, इनका इलेक्शन होना था। और 93 सीटें जो थी वह देसी रियासतों के लिए थी। देसी रियासत जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, जो देसी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, उनको अपने क्षेत्रों से 93 लोगों को मनोनीत करना था, मनोनीत करके इस सभा में भेजना था। तो यानी कि इनका मनोनयन होना था और 296 लोगों का चुनाव होना था। ठीक, अब 296 के बाद भी हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा एक और ब्रेकअप है। जैसे क्या ब्रेकअप है, 292 + 4, 292 + 4 की अगर 292 में अगर बात करें तो 292 लोग 11 प्रांतों में से चुने जाने थे, और 4 लोग जो थे, 4 कैंडिडेट्स जो थे, वो 4 कमिश्नरी प्रांतों से चुने जाने थे। कौन कौन से कमिश्नरी प्रांत थे, आज के यूनियन टेरिटरी जैसा। कैसे कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर मारवाड़ का हिस्सा भारत में है, कुर्ग भारत में है, दिल्ली भारत में है, लेकिन आज का बलूचिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उस समय पूरा पाकिस्तान और भारत एक ही थे, तो इस वजह से ये 4 कमिश्नरी प्रांत से चुने जाने थे एक कैंडिडेट, और बाकी 292 कैंडिडेट जो थे वह 11 प्रांतों से चुने जाने थे। ठीक, अगला जो है, ये तो प्रस्ताव था, ये प्रस्तावित था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार ये योजना बनाई गई। अब इस योजना के अंतर्गत
भारत में चुनाव कराए गए। ठीक है, भारत में चुनाव सीमित चुनाव थे। ब्रिटिश भारत में चुनाव कराए गए। प्रांतों में चुनाव, जो रजवाड़ों का जो क्षेत्र था, देसी रजवाड़े थे, रियासतें थी, उसमें चुनाव नहीं हुआ। वहाँ से तो जो भी कैंडिडेट थे उनको मनोनीत करना था डायरेक्ट, तो उनके लिए चुनाव नहीं हुए। यानी कि वो जो 93 सीटें थी उनके लिए चुनाव नहीं हुए। चुनाव किसके लिए हो रहा है? केवल 296 सीटों के लिए, जो कि 11 प्रांतों में से भारत में से ब्रिटिश भारत से आना था। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए। तो उसका रिजल्ट, इसका आउटकम ये आया कि 208 सीटें जो थी वह कांग्रेस को मिल गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को, दूसरे छोटे छोटे जो समूह थे उनको मिल गया। इसमें एक बात गौर करने योग्य ये है कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को वयस्क मताधिकार के अनुसार नहीं लागू किया गया था। मतलब इसमें वयस्क मताधिकार का कोई रोल नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था इसमें। ठीक, वयस्क मताधिकार का मतलब कि एक निश्चित आयु के बाद, जैसा कि भारत में वर्तमान में है कि 18 वर्ष की आयु के बाद किसी भी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान से बिलोंग करता हो, उसको यह अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का अधिकार उस समय नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर थी कि प्रत्येक समुदाय की भागीदारी, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, महिलाएं, ईसाई, पारसी इत्यादि, हर एक समुदाय की भागीदारी इस सभा में जरूर थी। संविधान सभा के गठन में हमने देखा कि अब तिथि देखेंगे तो जो पहली तिथि है जिस दिन इसकी बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सदस्य प्रारंभिक रूप से, जैसा कि हमने ऊपर पिछले स्लाइड में चर्चा किया था कि 379 थे, 389 सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग की अलग ही मांग चल रही थी। वो पाकिस्तान को एक अलग देश के तौर पर उनकी डिमांड थी और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और विभाजन हो भी गया देश का। विभाजन हुआ देश का। विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य बचे। इनका अप्रत्यक्ष चुनाव भी हुआ था, जैसा कि हमने चर्चा की। तो चुनाव का जो आधार तय किया गया था कि किस आधार पर चुनाव किया जाएगा, तो 1935 का जो अधिनियम था उसी में कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे, उसी के आधार पर यह तय किया गया था। जैसे मताधिकार का क्या आधार होगा, तो बोला गया भाई जो व्यक्ति शिक्षित है, जो जिसके पास कुछ संपत्ति है, जो कुछ कर अदा करता है, उन्हीं लोगों को मताधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये संविधान सभा का गठन और उसकी पहली बैठक तक की ये बात हो गई यहाँ पर। और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि सदस्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। अगले जो पॉइंट आएगा हमारा कि ये तो बैठक हो गई, बैठक अब यहाँ से जारी रही। फिर एक और चीज़ है, जैसा कि हमने इसमें चर्चा करी कि सदस्यों और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होने थे। ऑलरेडी हमने पहले स्लाइड में इसको समझ चुके हैं, पिछले स्लाइडों में। फिर कहता है महिला की सदस्य संख्या जो थी 15 थी। महिलाओं की भी भागीदारी थी, जैसा कि चर्चा करते हुए मैंने ऊपर बताया आपको कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। तो 15 जो महिलाएं भी इसमें निर्वाचित हुई थी, मैंने चुनी गई थी। 299 सदस्यों में से 299 भारतीय प्रांतों से थे और 70 भारतीय रियासतों से थे। अब भारतीय रियासतों से भी 70 लोगों को भेजा गया उनके द्वारा। और फाइनली लेकिन जब संविधान तैयार हो गया तो इस पर केवल 284 हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों का हस्ताक्षर इसमें मिलता है। ठीक है, और अगला सदस्य और अध्यक्ष संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय बैठक के लिए अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यह उम्र में सबसे सीनियर थे। तो सीनियरिटी के आधार पर इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में ही संविधान सभा के चुना गया था। लेकिन बाद में फिर वोटिंग कराई गई और 11 दिसंबर 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में, ये सदस्य नहीं होगा, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 को। और पूरी संविधान सभा का जब तक कार्यकाल चला तब तक ये अध्यक्ष बने रहे। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रमुख कार्य क्या थे संविधान सभा के। तो संविधान सभा के कार्य 3 प्रमुख कार्य, इसको मोटे तौर पर 3 प्रमुख कार्यों में बांटकर हम देख सकते हैं। पहला है विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना, यानी विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना, यानी संविधान के लिए प्रावधान बनाना।
संविधान का मसौदा तैयार करना, भाई ड्राफ्टिंग करना कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर स्वतंत्र भारत के लिए नीतियों और सिद्धांतों की स्थापना करना, भाई किस नीति और किस सिद्धांत पर हम अपने देश को आगे गवर्न करेंगे, शासन चलाएंगे, उन नीतियों का संकलन तैयार करना था और उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल्स को भी कलेक्ट करना था, एक जगह रखना था, जिसके आधार पर हम अपने देश को आगे चला सकें आने वाले वर्षों में। ठीक है, क्योंकि हमने लोकतंत्र का पथ चुनना था, तो लोकतंत्र के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। संविधान सभा के प्रमुख कार्यों को समझने के बाद आइए हम कुछ अन्य तथ्यों पर भी नजर डालते हैं। जैसे कि पीछे हमने देखा कि अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चयन उसी दिन किया गया जो कि एच.सी. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को यानी बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। बेनेगल नरसिंह राव एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में। खैर, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होने के बाद 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृति मिल गई। अब उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे का विवरण था और संविधान का मूल दर्शन कैसा होगा उसकी एक झलक थी। अब संवैधानिक ढांचे से मतलब है कि भारत एक प्रभुत्व, जैसे कुछ पॉइंट्स संवैधानिक ढांचे को कुछ बिंदुओं से हम समझ सकते हैं, जैसे कि भारत प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, भारत में न्याय की व्यवस्था होगी और न्याय किस प्रकार का होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। साथ ही समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी, मतलब पूरे के पूरे संविधान को जो शक्तियां प्राप्त हो रही हैं वो किससे प्राप्त होंगी, भारत की जनता से। इसीलिए हमारे प्रस्तावना में भी ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, इसी से शुरू हुई होती है हमारी प्रस्तावना। और इसी तरह के तमाम बातों से उसके दर्शन, इसी तरह के अन्य तमाम बिंदु हैं जिससे कि भारत के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा संवैधानिक संरचना और उसके मूल दर्शन की झलक मिलती है। तो अगर मोटे तौर पर हम एक बात कहें तो उन भावनाओं और इच्छाओं का ये सूचक है जिसके लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उसी का एक झलक हमें उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं समितियों के बारे में। समितियों के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति के बाद से सुचारू रूप से कार्य पूरा शुरू हो गया था। नियमित रूप से बैठकों का होना और उस पर चर्चाएं, वाद विवाद, बहस होना, ये सब कार्य प्रगति पर था संविधान निर्माण का। तो उसमें कुछ समितियों का भी गठन किया गया। तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो बड़ी समितियां और छोटी समितियां, बड़ी समितियों की संख्या 8 थी और छोटी समितियां लगभग 13 की संख्या में थी। इन समस्त समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसकी चर्चा बार बार आती है वो है प्रारूप समिति, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका गठन 29 अगस्त को 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में सबसे प्रमुख सदस्य जिनके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फिर के.एम. मुंशी, माधव राव, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, टी.टी. कृष्णामाचारी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सभी 7 सदस्य थे। और अगर आप चाहें तो पूरी लिस्ट यहाँ पर अगले पेज पर आप ये देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू ही उसके अध्यक्ष थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथ ही साथ छोटी समितियां यहाँ पर भी थी। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है प्रत्याख्यान क्रेडेंशियल समिति थे। फिर राष्ट्र ध्वज या कार्य संचालन समिति में के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी.वी. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार अलग अलग समितियां बनाई गई ताकि संविधान को बहुत प्रभावशाली तरीके से बनाया जा सके और बहुत सटीकता से भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप, भारतवासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उसको गढ़ा जा सके। इसके लिए इस तरह की समितियों का गठन किया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके 7 सदस्य, जिसकी चर्चा भी हमने की। यहाँ पर 7 सदस्यों के नाम गिनवाए। 7 सदस्य जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, माधव राव,
फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर टी कृष्णामाचारी, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सातों आपको सदस्य थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। उद्देश्य क्या था? प्रारूप को तैयार करना था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय ये जो संविधान था इसका 2 बार प्रारूप तय किया। इन लोगों ने 2 बार प्रारूप बनाया। एक प्रारूप उन्होंने बनाया 1948 फरवरी में, फेब 1948 में एक बार प्रारूप बनाया और जनता के समक्ष रखा गया कि इसमें जो भी संशोधन और प्रस्ताव को आमंत्रित किया गया, और फिर संशोधन और प्रस्ताव आमंत्रित होने के बाद इसको फिर से जो है कि 8 माह बाद यानी अक्टूबर 1948 में दूसरा इसका प्रारूप फिर से प्रकाशित किया गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने महज 6 माह का समय लिया और अपने कार्य को पूरा कर दिया। 6 माह के समय में अपने कार्य को ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा कर दिया। इस 6 माह में कितनी? कुल 141 बैठकें हुई और उसमें प्रारूप समिति ने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर लिया। फिर अगली जो महत्वपूर्ण एक समिति जो आती है वो है संघीय शक्तियाँ समिति। संघीय शक्ति मतलब राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, उस पर विमर्श, विचार और चर्चा करने के लिए समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और विभिन्न प्रांतों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें भी। और वही बताया मैंने कि जैसे शक्तियों का वितरण और निर्धारण करना किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, केंद्रीय कृत सत्ता रखी जानी है या भी केंद्रीकरण ज़्यादा करना है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, बहस हुई। बाद में तो जो भी रिजल्ट आए वो हमने देखा है कि जो हमारा जो भारतीय लोकतांत्रिक ढांचा है या संवैधानिक ढांचा जो बना वो केंद्रोन्मुख था, यानी केंद्र की तरफ थोड़ी सी शक्तियाँ झुकी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों को काफ़ी सारी स्वायत्तता मिली हुई है। तो एक ठीक ठाक फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया जो कि सराहनीय है। फिर महत्वपूर्ण समितियों में अगला जो समिति है वो है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति जानते ही हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी महत्वपूर्ण एक हिस्सा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जो सचमुच एक किसी देश में लोकतंत्र के होने की एक जीवंत प्रमाण है कि अगर किसी देश में नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं जिसकी 100% गारंटी होती है, तो इससे पता चलता है कि वो लोकतंत्र कितना प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है। तो इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निर्धारण करना था। तो अलग अलग देशों का जो अध्ययन किया जा रहा था मौलिक अधिकारों का, उसी की तर्ज पर इसमें भी शामिल किया गया था बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम जानते हैं कि धर्म, किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार है। फिर उसके बाद कल्चरल राइट्स हैं, राइट टू रेमेडीज़ हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस तरह के तमाम अलग अलग अधिकारों पर चर्चा हुई और उन्हें भारत में संविधान में शामिल किया जाना था। फिर अगला है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अध्यक्ष इसके अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रांतों में संविधान का निर्माण करना, प्रांतों के संविधान के निर्माण करने की बात इसमें की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जिसके हमने थोड़ी सी डिटेलिंग की है। वनडे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है इसमें कंटेंट। खैर, अगला अब पूरे सीक्वेंस को अगर समझने की कोशिश करें कि संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों पर चर्चा की जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसी पर बहस हुई, चर्चा हुई, जिसको आप आगे देखते हैं कि 22 फरवरी को इसको स्वीकृति मिल गई थी। 22 फरवरी को इसको स्वीकृति मिल गई थी 1947 में, इसको स्वीकृति मिल गई थी। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और ये पूरा एक सीक्वेंस है। फिर 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1947 को प्रारूप प्रस्तुत किया गया। फिर 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया। ठीक, इसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। उसके बाद उसमें जितने भी सहभागी लोग थे उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बन गया। इस वीडियो के अगली कड़ी में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। कुछ कमी भी समझ में आए तो उसको कमेंट करके हमें